हेलो 8th क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ रहे थे। तो खनिज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जिसको हम कहा जाए शक्ति हमारे जीवन का या ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि, परिवहन, संचार, इनके लिए भी हम शक्ति या पावर जिसको कह सकते हो आप लाइफ, ये दो प्रकार की होती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं। ईंधन जैसे कि खाना पकाने के लिए हम करते हैं। ग्रामीणों में ऊर्जा जो मिलती है हमें वो ईंधन के रूप में। पौधों और जानवरों के जो दबे अवशेष होते हैं, लंबे समय से धरती के अंदर रह रहे होते हैं, उनसे जो ऊर्जा मिलेगी वो जीवाश्म ईंधन होगी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत के उदाहरण हैं प्रमुख। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। बढ़ती आबादी रही तो इनका निर्माण की दर से कहीं अधिक, यानी बनना कम है, यूज़ ज़्यादा होना है, तो ये समाप्त हो सकते हैं। खनिजों के भंडार जो हैं वो सीमित हैं। तो हम इसको चार्ट जो है कॉपी में आप बनाएंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसा दे रखा है कि इनके क्या लाभ हैं, ये प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। संग्रहण में अधिक समय लगता है। अगर कोयले वगैरह को इकट्ठा करें, प्रदूषण फैलाएगा, ये हानि हो गई। और टेम्परेचर बढ़ेगा, नवीनीकरण यानी कि यह दोबारा बनना बहुत मुश्किल है इसका। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है लेकिन प्रदूषण का स्रोत है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है लेकिन परिवहन के लिए बहुत भारी है। कॉपी में आप इसको अपने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हेडिंग डाल के लाभ हानि का क्वेश्चन करेंगे अंतर के तौर पे, ठीक है। और आगे आते हैं तो हम कोयले की तरफ। कोयला घर बहुत पाया जाता है। इसका उपयोग घर में, उद्योगों में व इंजनों में और विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है। कोयले से जो प्राप्त होती है विद्युत, उसे हम तापीय विद्युत कहते हैं। लेकिन कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो बहुत टाइम पहले, जिसको कहें दबने से, पृथ्वी की परतों में दबा है, वो हमें आज मिला है। तो वो कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो है आपका चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में कहें हम तो रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो, यहाँ होता है। पेट्रोलियम जिससे हम कार चलाते हैं, साइकिल में अगर आवाज़ हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी हम ऑयल डालते हैं। तो गाढ़ा काला द्रव होता है, इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये पत्थरों की परतों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और जो तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्री में स्थित तेल क्षेत्रों से इसको निकालते हैं। इसको फिर प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के इसी के उत्पाद बनते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है, ये सब इसी से बनता है। और इसलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम और उससे बने उत्पादों को काला सोना। हम कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे कि काले द्रव के रूप में होती है शुरुआत। इसकी शुरुआत जो है काले गाढ़े द्रव से होती है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल की शुरुआत काले गाढ़े द्रव से होती है, शैलों में पाया जाता है। फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो हम इसको सोना भी कह देते हैं। मूल्यवान है पेट्रोलियम के, आपने सुना होगा इराक, ईरान, सऊदी अरब, वहाँ पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पे भी है। भारत में बहुत कम है। डिगबोई में भारत में है। बम्बई, मुंबई हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, ये जहाँ पेट्रोलियम होगा उसके आसपास पाई जाती है और जब तेल निकलता है उसी समय ये निकलती है। तो यहाँ पे इसके प्रयोग करने वाले देश हैं रूस, नॉर्वे, ये आपका क्वेश्चन भी है। यूके, नीदरलैंड, ये प्रमुख देश हैं। जैसलमेर, और ये वही नदियों के क्षेत्र होंगे जहाँ प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। जल विद्युत में आप क्या बताएंगे? बांधों का जल जो होता है, नदी ऊंचाई से गिराने पर इकट्ठा करते हैं उसको और बांध के द्वारा उसको बांधते हैं और फिर टरबाइन के द्वारा चलाते हैं, ठीक है। फिर हम गैर परंपरागत स्रोत में बढ़ते हैं तो सूर्य का प्रकाश है जो सौर ऊर्जा जिसको हम कहते हैं,
तो गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिनके भंडार, ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। और गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत हैं। सौर ऊर्जा सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा हम रोज़ देखते हैं, इससे भी हम इनको कई सेलों और सौर पैनलों के द्वारा शक्ति अगर हम जोड़ें ये इस तरीके से, तो वो हमें ऊर्जा प्रदान कर सकता है। धूप जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ये कर सकते हैं, उसके द्वारा सौर तापक, सोलर कुकर ये सब बनाए जाते हैं। तो कुछ वापस ये चार्ट हैं जो कॉपी में बनाने हैं आपको। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, लेकिन हवा आवाज़ करती है। ये एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत का लागत कम आती है, साफ़ सुथरा होता है। पवन चक्कियों को महंगा बहुत होता है इनको लगाना। और ये अगर जहाँ पे रेडियो, दूरदर्शन और पास में पवन चक्की है तो वहाँ डिस्टर्बेंस आपका बहुत रहेगा, और पक्षियों के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। सौर ऊर्जा कहा जाए तो इसके भी संयंत्र लगाने बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा भी वही है, प्रदूषण मुक्त होते हैं लेकिन वन्य जीवों का आवास ख़त्म होता है। परमाणु ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होता है, लेकिन खर्चीला बहुत होता है ये। तो ये सब का इनके आप कॉपी में बनाएंगे और करेंगे। पवन ऊर्जा भी इस तरीके, पवन चक्कियाँ, जल निकालने से हम पता है चक्कियों का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इससे हम विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। उस पवन चक्की को हम क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं तो उससे टरबाइन चलती है, तो पवन ऊर्जा। उसी तरीके से परमाणु ऊर्जा भी है। परमाणु ऊर्जा से भी रेडियो यूरेनियम, थोरियम के द्वारा नाभिकीय विखंडन से जब गुजारा जाता है, तोड़ा जाता है, तो इनसे भी क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में, भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। तो वहाँ पे भूतापीय, यानी पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। उसी के द्वारा भी हम क्या है, गहराई से बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है, नीचे का पानी हम कहते हैं बहुत नीचे जाएंगे तो गर्म पानी आएगा। कभी कभी ये भू सतह पर झरनों के रूप में भी आता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मणिकरण में ऐसा संयंत्र लगाया गया है। इसके बाद आपका एक ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।